So, good afternoon, all of you. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस सीए इंटरमीडिएट की फर्स्ट क्लास है, जनवरी 2021. So happy new year to all of you first of all and good afternoon. ये क्लास यूलन ऐप पे हो रही है, लाइव क्लास है और यही वाली क्लास लोग बाद में डाउनलोडेड फॉर्म में देखने वाले हैं या पेन ड्राइव पे देखने वाले हैं, तो हो सकता है वो लोग शाम को देखें, सुबह देखें, जब भी देखें. सिंस ये लाइव क्लास है मैं गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ. सो आप लोग के लाइव चैट अभी मेरे पास आ रहे नहीं हैं. आई थिंक स्टाफ उसको फिक्स कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं कुछ भी कॉन्क्रीट चालू करने के पहले एक बार देखना चाहता हूं कि मेरा ऑडियो और वीडियो सब सही आ रहा है क्या. सो तब तक एक बार राइट लेफ्ट यहाँ वहाँ की बातें कर लेते हैं. इस बैच में दो प्रकार के स्टूडेंट्स ज्वाइन किए. एक वो जिनका ग्रुप 1 हो चुका है और जिनका ग्रुप 2 जो है वो बाकी है. ऐसे कमती लोग हैं बिकॉज ये जो बैच है जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म होते होते जून तो आ ही जाएगा. ठीक है ना. ओके, जून एंड तो हो जाएगा ख़त्म होते होते इस बैच को. तो अकॉर्डिंगली जिनका मे में एग्ज़ाम है वो तो ऑब्वियसली ये लाइव बैच पूरा नहीं कर सकते हैं. मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, बट जनरली वो लोग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे ही क्लासेस लिए हैं जिनका मे में ड्यू है, जिनका ग्रुप 1 हुआ है, ये एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट का. तो जो मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स बोल रहा था जो लोग ज्वाइन किए हैं, वो है जो सीए इंटर मई में नहीं दे के नवंबर में देंगे. ठीक है. और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है और वो रिज़ल्ट के बेसिस पे उन लोग अपना प्रेपरेशन एकदम धुआंधार चालू करेंगे नवंबर 21 एग्ज़ाम के लिए. उनमें से बहुत जन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिए हैं. दैट्स वेरी गुड बिकॉज दैट गोज़ टू शो दैट आप कितने प्रोएक्टिव हैं, कि आप वेट नहीं करें रिज़ल्ट का. आपका एग्ज़ाम अच्छा खासा गया है सीए फाउंडेशन का और आप अकॉर्डिंगली सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट रिज़ल्ट के पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं. दैट्स अ करेक्ट एडवाइस. खासकर अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो जो टाइम बचता है ना 7 या 8 महीने का इफेक्टिवली रिज़ल्ट के बाद, वो थोड़ा कम पड़ जाता है. सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, केवल मेरे सब्जेक्ट का नहीं पर बाकी सब्जेक्ट्स का, लॉ का, ऑडिट का, EISSM का, अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्सेशन. ओके, बहुत बहुत बॉम्बास्टिक है. यू विल फाइंड दैट जिस तरह से मैं FM EFF पढ़ाऊँगा उस वाइज तो आपको ये सबसे ईजी सब्जेक्ट लगने वाला है 8 सब्जेक्ट में से. यस, गुड आफ्टरनून. अब मेरे पास आप लोग के वो आए हैं, क्या बोलते हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं. तुषार छाबरा, अनिकेत गर्ग, अर्पित गर्ग, तरुण मित्तल, हर्षिता जैन, दीपक, समीर. बहुत तेज़ी से नाम चेंज हो रहे हैं तो आई एम नॉट एबल टू पिक अप. लया, एक जिनका कॉम्प्लिकेटेड नाम है VY, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. पुलकित, प्रत्युषा, जतिन, स्मृति, हर्षिता, लक्ष्य, श्रेया. ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. मुस्कान, मेधावी. ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. अगर मैंने किसी का नाम मिस किया कोई बात नहीं, उसके आगे बोल देंगे. तो आप लोग सबको गुड आफ्टरनून, आप लोग सबको हैप्पी न्यू ईयर. ओके, हमने कॉन्क्रीटली कुछ स्टार्ट नहीं किया है. वैसे स्टार्ट करने में क्लास अपने को ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो गई है. नो इश्यूज़, होता है. ठीक है. बट यूजुअली आई एम वेरी मच ऑन टाइम अलॉन्ग विथ माई टीम. और अगर मेरी टीम टाइम पे नहीं होती है तो वो लोग को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ. तो यूजुअली 11 माने 11 अपनी क्लास 11 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी. आप आज के एक्सपीरियंस के बेसिस पे नेक्स्ट डे के बारे में मत सोचिएगा. ओके, इट स्टार्ट्स एट 11 AM एग्जैक्ट. ठीक है ना. आई एम गेटिंग द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हियर कि मेरा जो ऑडियो वीडियो है वो सब फाइन जा रहा है. ठीक है. बहुत जन का नाम ले लिया. दक्षिता, ओम, चिराग, आयुष, विशाल. ठीक है. आई हैव नॉट टेकन मेनी पीपल्स नेम. ठीक है, नाम आ जाएगा धीरे धीरे यार, आप मन में बसे हुए, व्हाट्स देयर इन द नेम.
आइए, तो अपने सीए इंटर एफएम ईएफएफ का पहला क्लास है और बहुत सारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं जो फाउंडेशन दिए एग्ज़ाम, और जिन लोग अब एग्ज़ाम जो है सीए इंटर का नवंबर में देंगे, ठीक है ना। ना मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जब तक रिजल्ट निकलता नहीं है फाउंडेशन का, उस प्रकार का वो जो जोश है ना, जोश मतलब वो जो स्ट्रेस है, टेंशन है और जोश है, वो पूरी की तरह से पूरा आता नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस मैंने डिसाइड किया कि जब तक अपना ये फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक मैं 2 क्लासेस अ वीक पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे, 2 क्लासेस अ वीक। और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है इट विल बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, क्योंकि बोलते हैं ना कि हथौड़ा तब मारना चाहिए जब वो हॉट हो, ठीक है, तभी अपने को मारना चाहिए व्हेन द थिंग इज हॉट, अदरवाइज वो लगता नहीं है, ठीक है। तो ट्यूसडे और थर्सडे चालू होगा अपना, उसके बाद जैसे रिजल्ट निकला वैसे ही अपने उसको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे कर देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी विल डू, आई विल कम्युनिकेट दिस ऑन एसएमएस टू यू ऑल्सो, यू विल स्टार्ट ट्यूसडे एंड थर्सडे। बट ये जो 1 महीने में, सवा महीने में आप लोग कर लोगे, रिजल्ट के पहले जो क्लासेस कर लोगे और जो आपको आइडिया हो जाएगा, जो आपका मैच्योरिटी लेवल हो जाएगा, वो मच बेटर होगा एज कंपेयर टू जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे। यू विल हैव अ ग्राउंड एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज एज कंपेयर टू अदर्स, बिलीव मी, ठीक है। जो लोग 2 ग्रुप का आशा कर रहे हैं नवंबर के लिए, उनका एकदम मन में तहे दिल से इच्छा होना चाहिए कि अपने को रैंक लाना है, ठीक है। तो सीए इंटर में रैंक मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक। सो आई होप दैट आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो बाकी टीचर्स होंगे बाकी सब्जेक्ट्स के, ओके, अकाउंट्स के, टैक्स के, कॉस्ट के, वो भी आप लोग को गाइड करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट्स में। आई विल जनरली स्टिक टू माई सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, बिकॉज ये सब्जेक्ट अपने आप में सागर है एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न्ड, ओके। इट्स अ ब्यूटिफुली डिजाइंड सब्जेक्ट एंड you will enjoy studying for it, and I can guarantee that जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 8 सब्जेक्ट, लास्ट में जाके आपको यही वाला सब्जेक्ट सबसे ईजीएस्ट, सबसे स्कोरिंग और सबसे भरोसेमंद दिखेगा। सबसे ईजीएस्ट, सबसे स्कोरिंग, सबसे भरोसेमंद, ये सब्जेक्ट आपको सबसे कमती टेंशन देगा। होता है ना, टेंशन यार भूल रहे हैं, लगेगा यार ये तो भूलते ही नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट में पता नहीं क्या होता है, इस तरह से सर पढ़ाया कि वी आर नॉट फॉरगेटिंग एट ऑल। तो आई प्रॉमिस दैट दिस विल हैपन विथ यू। और तो और इस सब्जेक्ट के थ्रू पहली बार आप मार्केट्स का आइडिया लेंगे, स्टॉक्स का आइडिया लेंगे, बॉन्ड्स का आइडिया लेंगे, करेंसी का आइडिया लेंगे, इंटरेस्ट रेट का आइडिया लेंगे, यील्ड का आइडिया लेंगे, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट के कारण पहली बार आप ये समझें कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेजरी क्या होता है, ओके। इस सब्जेक्ट के कारण आप ये समझेंगे कि जो अपने क्लास 11-12 में बाई चांस थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स जिसका पढ़ा हुआ है ना, रेपो रेट, बैंक रेट, ये वो सब डेफिनेशंस पढ़ते थे, यहाँ समझेंगे उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यू विल बी ब्रिलियंटली सेटिस्फाइड बोथ इंटेलेक्चुअली एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्लास में इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इंश्योर दैट एक अट्रैक्शन आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में इस सब्जेक्ट के थ्रू आ जाए, जिससे अगर आपको लगे कि मेरे को फ्यूचर करियर अपना फाइनेंस में बनाना है, ठीक है, हो सकता है किसी को टैक्सेशन में बनाना है, हो सकता है किसी को अकाउंट से बनाना है, हो सकता है किसी को लीगल में बनाना है, अगर आपको लगे मेरे को फाइनेंस में बनाना है, आपको लगे कितना सॉलिड बेस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। सो विद दिस आई विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओके। 2 मिनट वेट करता हूं कि अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका रीड करता हूं कौन क्या बोल रहा है। नाम नहीं लूंगा, बिकॉज नाम लेने से क्या होता है, सारे जन उछल जाते, सोचते मेरा नाम तो लिया नहीं, मैं कुछ लिखूंगा तो अजीब तो सर बोलेंगे, तो नाम लिए बिना बोलूंगा अगर मेरे को बोलने लायक लगा तो। बोल रहे बैच जून तक क्यों, बिकॉज ये बैच नवंबर 21 एग्जाम के लिए है, बैच नवंबर 21 एग्जाम के लिए है, क्लियर कट बोल दे रहा हूं, बैच नवंबर 21 एग्जाम के लिए है, ठीक है। ऑफकोर्स उसके बाद के लिए भी है, कोई 22 में एग्जाम दे रहा है तो वगैरह, पर वैसे मई 21 के लिए नहीं है, नवंबर 21 के लिए। किसी को अगर मई 21 में देना है और वो बैच ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, मैं अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा, आप वो नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगा वो सारा कांटेक्ट कैसे करते हैं, जिससे आपको बता पाएंगे आप मई 21 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आप कैसे पहले क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको तब तो क्लास मार्च में या फेब में कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपका मई में एग्जाम है तो एक क्लास तो आपकी मिड मार्च में, मैक्स टू मैक्स मिड मार्च में कंप्लीट होनी चाहिए। तो भाई मिड मार्च तक ये बैच कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये जून तक कंप्लीट होगा। और very excited about the further classes. Yes, I am equally excited. Let's start with finance guru. नहीं यार, finance guru वगैरह कुछ नहीं, let me be your friend, ठीक है। तो
गुरु टीचर के बजाय अपने फ्रेंडशिप मेंटेन रखे तो बेटर रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपने स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। सबसे पहले ये है कि आपके एज में, आपका जो एज है उस एज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको डाउट्स होगा और क्वेरीज रेज होगा। वो जो क्वेरीज रेज होगा, आपको जो भी क्वेरीज रेज होगा, जो भी आपको एकेडमिक डिस्कशन करना है, घर पे पढ़ रहे हैं, आपको कुछ डाउट आया, पूछना है इकोनॉमी के बारे में, पढ़ाई से नहीं रिलेटेड है, आपको जनरली शेयर मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मोदी के बारे में कुछ पूछना है, करियर के बारे में कुछ पूछना है, या फिर सब्जेक्ट में जो पढ़ाया मैंने चैप्टर में उस पर सब में अटक गए, अचानक से आपको पूछना है, तो इन दैट केस आपको क्यू फोरम में जाके वो पूछना है। क्यू फोरम ये रहा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्यू फोरम है। आप गूगल करेंगे क्यू फोरम निकल जाएगा। क्यू फोरम में जाके साइन अप कर लीजिएगा। क्यू फोरम में जाके साइन अप कर लीजिएगा। प्लीज ये मत पूछेगा क्यू फोरम खोजे कैसे, गूगल पे खोजते हैं जैसे हमने खोजते हैं, और जाके साइन अप कर लीजिएगा। तो क्यू फोरम एक बार आप साइन अप कर लिए, क्यू फोरम एक बार आपने साइन अप कर लिया, तो उसके बाद अपने लॉग इन करेंगे। एक मिनट दिखाए तो उसके पहले, तो क्यू फोरम में देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका डाउट्स अलग अलग पूछ सकते हैं, मार्केट्स का, CFA वगैरह का, FRM का, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, क्लास 11, क्लास 12, बहुत चीज़ का डाउट्स है। अब अपने इसमें एक बार उस पर जाते हैं, क्या नाम है, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं कैटेगरी में जा रहा हूँ। ये रहा, ये कैटेगरीज है, दिख रहा है आपको, ये कैटेगरीज है। और राइट साइड में देखिए, ये इसमें 3 महीना हुआ है स्टार्ट हुए हुए, 2500 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4600 करीब रिप्लाईज है, बेस्ट आंसर 700 है, यूजर्स 4126 है। ये इसका स्टेटिस्टिक्स है 3 महीने का। और यहाँ पे कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी में गए, अगर अपने कैटेगरी में गए तो अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है कि रिगार्डिंग कहाँ का। ये रहा FM, दिखा आपको राइट साइड में, FMCA इंटर। तो FMCA इंटर में जाके आपको डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूछना है तो मार्केट्स एंड ट्रेडिंग का। ये रहा EFF का डाउट्स, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस CA इंटर, लेफ्ट साइड में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस CA इंटर। करियर काउंसलिंग का डाउट्स पूछना है तो करियर काउंसलिंग। तो हर चीज का डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो अभी आप पढ़े नहीं है। ओके, करियर कॉर्नर है, ठीक है। तो बहुत सारे विषय है जिनके ऊपर डाउट्स पूछ सकते हैं, तो मैं इसी पे डाउट्स का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्यू फोरम है जहाँ पे आपको डाउट्स पूछना है। इसमें जैसे एक सेकेंड वापस से अगर इसमें जाएं क्वेश्चंस के अंदर, तो क्वेश्चंस के अंदर जाके अपने देखिए क्या रीसेंट क्वेश्चंस, माय फेवरेट क्वेश्चंस, नो आंसर्स, जिनका आंसर नहीं दिया गया, मोस्ट आंसर्ड, फॉलोड, पिंड। तो ये सारा का सारा फीचर्स है जिससे आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो सपोज जैसे लास्ट बैच है 3 महीने में, मैंने करीब 50 क्वेश्चंस का जवाब दिया होगा क्यू फोरम पे, CA इंटर का, इकोनॉमिक्स का भी। अकॉर्डिंगली उसका रिपोजिटरी क्रिएट हो गया है। तो कोई भी बंदा रिवाइज करना चाहे ना, यार रिवाइज करने का मन हो रहा है, पूरा FM सबसे बेस्ट है। क्यू फोरम पे चले जाओ और जो 50-100 क्वेश्चंस पूछा गया लोगों का, उससे रिवाइज करो। एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, ये चैप्टर, वो पेचीदगी, क्या बढ़िया से पूछा गया, ऑडियो रिप्लाईज है उसके अंदर, ठीक है ना। तो क्यू फोरम पे आपको अपना डाउट्स पूछना है, ठीक है ना। सेम चीज रिपीट करने का मेरा मन नहीं करता है गौतम, मैंने बोल दिया है सिलेबस जो है जून में खत्म होगा, जून 2021 में खत्म होगा, ठीक है ना। ओके, और जो आप पूछना चाह रहे इको से स्टार्ट करेंगे कि FM से, वो मैं बोलने वाला हूं, तो आप मेरे को प्रीएम्प्ट मत कीजिए, लेट मी गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, ठीक है। अब इससे बाहर निकलते अपने फोरम से, क्यू फोरम से बाहर निकले और मैं एक बार व्हाइट शीट पे जाता हूं, ठीक है, व्हाइट शीट। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपके पास नोटबुक है, तो जो नोटबुक है आपके पास, वो नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है। और नोटबुक निकाल के उसमें आपको लिखना है FMEFF, फुल फॉर्म सबको पता होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, पेपर नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, पेपर नंबर 8, अंत भला तो सब भला। ये डायलॉग मैंने पिछले बैचेस में दिया था, अंत भला तो सब भला। जब आप 8 सब्जेक्ट्स का एग्जाम CA इंटर में देंगे, जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो 8वां सब्जेक्ट देते समय आपका पूरा बॉडी टूट चुका होगा,
ओके, बाकी 7 सब्जेक्ट के प्रेशर की वजह से आप में कुछ बचा नहीं होगा। वैसा वाला हाल होगा जहां मम्मी बोलेगी बेटा एक लास्ट एग्जाम बाकी है, बढ़िया से दे दो। ओके, माने वैसा वाला हाल होगा कि मतलब होता है गद्दे पे पकड़ के 2 दिन तक सो जाए, वैसा वाला हाल। बिलीव मी, आई एम नॉट हाइपिंग इट। जब वो बारी आएगा तो आपको दिखेगा, अपने सीनियर से पूछेगा जिन्होंने सी इंटर का एग्जामिनेशन दिया है। तो FMEFF अंत भला तो सब भला का काम करता है। इतना बढ़िया जाता है ये पेपर, इतना बढ़िया, लास्ट में लगता है बाकी 7 पेपर अच्छे गए थे। अगर कोई 7 में से कोई पेपर खराब भी चला गया था ना, तब भी इस पेपर की अच्छाई के कारण लगता है यार बचा लिया बचा लिया। पूछना किसी से भी जो लोग नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन दिए, दे विल टेल यू दिस हैपेंड विद देम, एंड क्या फ्लाइंग कलर से पास होंगे सबके सब इस पेपर की वजह से। तो FMEFF पेपर नंबर 8 मैं लिखने से बच नहीं पा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आपको भी लिखना चाहिए। अंत, अंत कैसे लिखूं? अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। सर आपने तो ये हिंदी में लिख दिया, ठीक है। नाउ द सीक्रेट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस पेपर, द सीक्रेट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस पेपर इज टू थिंक इन हिंदी एंड आंसर इन इंग्लिश। थिंक इन हिंदी, हिंदी में सोचिए और इंग्लिश में लिखिए। जब इकोनॉमिक्स वाला पार्ट लिखना है तो सोचना हिंदी में, बिकॉज सोच हिंदी में आए। ऑफ कोर्स अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज ओरिएंटेड स्टूडेंट है उसका बात अलग है, बट अदरवाइज हिंदी में सोच के इंग्लिश में लिखने में जो मजा आता है वो अलग ही मजा आता है। इंस्टीट्यूट को सब्सटेंस से मतलब है, फॉर्म से नहीं। इंस्टीट्यूट को तथ्य से मतलब है, तथ्य। वो तथ्य में इज आर एम क्या यूज हो उससे मतलब नहीं है। दैट डज नॉट मीन दैट मेरा इंग्लिश जरा सा भी 19 है। ओके, आई हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन यूजिंग इंग्लिश। हाउएवर आई फील दैट स्टूडेंट्स का सबसे बेस्ट पेपर तभी जाता है जब वो प्रैक्टिकल पेपर्स में हिंदी में सोचता है, इंग्लिश में लिखता है। तो मैंने लिखा है अंत भला तो सब भला। ओके ओके, इसका इंग्लिश क्या होता है? अंत भला तो सब भला का इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश क्या होता है? आप लोग कुछ भी लिखते रहेंगे, मैं उस सब का जवाब नहीं देने वाला हूं। सर प्लीज प्रोवाइड PDF ऑफ स्टडी मैट, एज इफ अभी चालू हो गया, आपको स्टडी मैट यूज करना है। अरे शांति भाई शांति, ठीक है। अंत भला तो सब भला वो क्या बोलते हैं? आप पूछ रहा हूं तो बोलेंगे नहीं। अंत भला तो सब भला, किसी ने बोला नहीं। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। आ गए अंग्रेज लोग, ठीक है। चलिए, तो अंत भला और सब भला, ये सबसे बेस्ट पेपर सबसे लास्ट में जाना होता है और इसको अच्छा करके आना ही है, ठीक है ना। मेरा पहले से अनाउंसमेंट है, जिसका 100/100 आया, जिसका 100/100 आया उसको ₹1 लाख का इनाम है मेरी तरफ से। 99 पे सर कितना इनाम है? कुछ नहीं है। अगर 100 में से 100 आया तो 1 लाख रुपया का इनाम है मेरी तरफ से। और सर अगर 25 जन का 100 में से 100 आ गया तो कोई बात नहीं है, तुम मेरा मत सोचो, मैं 25 लाख दे दूंगा, तुम अपना सोचो, ठीक है ना। तो 100/100 आने से 1 लाख का इनाम है मेरी तरफ से, बिकॉज मेरा दिल से इच्छा है कि CA इंटर में 100/100 आए। CA फाइनल में जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें 100/100 2 बार आ चुका, बट इसमें नहीं आया। आई रियली वॉन्ट दैट किसी का 100/100 आए, शायद वो आप होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इस पेपर में लिखिएगा पेपर पैटर्न। पॉइंट नंबर 1, पेपर पैटर्न कॉपी करना है, पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न बता रहा हूं, पार्ट A FM 60 मार्क्स, पार्ट B EFF 40 मार्क्स। 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 40 मार्क्स का EFF है। अरे एक बात तो बताना भूल ही गया कि मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं, किस तरह से बता दूं। जैसे अपने शादियों में जाते हैं, शादियों में और बुफे लगा रहता है हर चीज़ का, तो फिर अपने बीच बीच में बुफे काउंटर में जाते हैं ना, बफे काउंटर में, कि चलो अभी डोसा खा ले, नहीं चलो अभी अपने सैलेड खा ले, नहीं चलो अभी अपने रोटी दाल खा ले। वैसे ही मैं लाइव क्लास लेते समय बफे सिस्टम करता हूँ, यानी मैं बीच बीच में
लाइव लेक्चर्स कमेंट्स को देखूंगा, हर समय नहीं देखूंगा। जब सम्स कराऊंगा तब तो हर समय देखूंगा, बिकॉज सम्स कराते समय मेरे को आपका आंसर चाहिए, तो उस समय तो एकदम इंटरैक्टिव होगा। पर अदरवाइज जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो उस समय मैं कमेंट्स को देखने वाला नहीं हूं, चाहे आप कुछ भी बोलते रहो। मैं जब कुछ समझा दिया शांति से, उसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ आप बताइए कहाँ पे आपको क्या इशू है। तो आप लोग भी अगर बुद्धिमान होगे तो आप लोग उसी के हिसाब से कमेंट सेक्शन को यूज करोगे। अगर आप लगातार कमेंट सेक्शन धुआंधार यूज करते जाओगे तो कोई देखने वाला नहीं है, आपका एनर्जी वेस्ट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं। अगर आप कमेंट्स टाइप कर रहे हैं तो आपका मन, आपका एनर्जी वेस्ट जा रहा है। पार्ट ए एफएम 60 नंबर, पार्ट बी ईएफएफ 40 नंबर। अब जो पार्ट ए है एफएम, ये आपको कॉपी करना है जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। पार्ट ए एफएम, वो एफएम में क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, यूजुअली 5 into 4 कंपल्सरी है। होप आप कॉपी कर रहे हैं। कोई भी सोच सकता है कि यार ये सब तो याद रहता है, बट आई एम टेलिंग यू ये सब याद नहीं रहता है। फर्स्ट पेज में कॉपी में लिखा रहता है ना, तो हमेशा बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है। तो 20 नंबर का जनरली 4 क्वेश्चन आता है 5-5 नंबर का, पर जरूरी नहीं है कि 4 ही आएगा। क्या पता 3 क्वेश्चन आ जाए, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। पर 20 नंबर का पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, ठीक है। ये कंपल्सरी क्वेश्चन देने का इंस्टीट्यूट का मोटिव ये होता है कि स्टूडेंट कोई चैप्टर छोड़ नहीं पाए, हर चैप्टर से कहीं ना कहीं कुछ पूछ लें, जिससे अगर वो छोड़ा है उसका 100 में 100 नहीं आ सकता है, और संजय सर आप सर से 1 लाख रुपीज नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 10 मार्क्स ईच है, 10 मार्क्स ईच। और इनमें से अपने को एनी 4 करना है, एनी 4 क्वेश्चन। ध्यान रहे मैं अभी कमेंट्स देख रहा नहीं हूं, तो किसी को लग रहा है कि मैं इग्नोर कर रहा हूं तो एकदम सही लगा, इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं अभी कमेंट्स नहीं देख रहा हूं। एनी 4 आउट ऑफ 5 तो हो गया ना 60 नंबर का हिसाब। एनी 4 आउट ऑफ 5, ओके। ये जो क्वेश्चन था छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, बॉक्स में डाल रहा हूं, आप भी डालिए। ये 6th क्वेश्चन इज थियरी, यानी थियरी क्या है, ऑप्शनल। थियरी ऑप्शनल है, इसका मतलब पूरा का पूरा 60 नंबर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो था प्रैक्टिकल था 20 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थियरी है, आप उसको चॉइस में छोड़ सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट 100 मार्क्स प्रैक्टिकल, क्योंकि जब सीए इंटर में आप पढ़ेंगे लॉ और आप पढ़ेंगे ऑडिट और पढ़ेंगे EISSM, तो ऐसा नानी याद आएगा ना थियरी पढ़ने में, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखिएगा, नानी, दादी, परदादी, पर नानी सब याद आएगी। सर आप तो डरा रहे हैं, मैं तो यथार्थ बोल रहा हूं, ठीक है। तो थियरी पढ़ने किसी इच्छा नहीं करता है तो थियरी अपने करवाएंगे, पर आप ध्यान रखिए कि एफएम थियरी के बेसिस पे नहीं होगा, एफएम प्रैक्टिकल के बेसिस पे होगा। जा बेटा अपना जिंदगी जी ले, वो वाला डायलॉग है कि जा खुश हो जा, केवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तेरा मार्क्स आएगा, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द थियरी, ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो ये हो गया पार्ट ए एफएम का पेपर पैटर्न। जो पार्ट बी है, पार्ट बी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, पार्ट बी 40 नंबर का। उसमें अपने पास 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है पहला वाला, कंपल्सरी। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ये भी 10-10 मार्क्स के हैं, 10-10 मार्क्स ईच। और इनमें से अटेम्प्ट एनी 3, इनमें से 3 अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 10 नंबर का कंपल्सरी है, और उसके बाद अटेम्प्ट एनी 3, तो हो गया 40 नंबर। ये इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग तरह का इकोनॉमिक्स है, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। वाई अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक है। वाई बिकॉज इसमें करीब 10 to 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, सम्स आएगा।
10 to 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, सम्स आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, मनी सप्लाई निकालना है। कई जन का 11-12 में किया हुआ है, M1 M2 M3 M4, मनी मल्टीप्लायर, किनीशियन मल्टीप्लायर, जीडीपी एनडीपी तो सीबीएसई ये सब में था ही। वो सब का सम्स आता है फुल मार्क्स, और वो सम्स 5 मिनट में हो जाता है, माने 15 नंबर का सम 5 मिनट में, ठीक है, वैसा वाला हाल है। आर्बिट्राज, आर्बिट्राज अगर वर्ड सुना हो, आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है बताइएगा। अब मैं बफे काउंटर पे आ रहा हूं। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है बताइएगा। मैंने बोला 5 मिनट में 15 नंबर का सम हो जाता है, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है प्लीज। अब मैं बफे काउंटर में हूं, बताइएगा। ओके, अब मैं बफे काउंटर में आया हूं, ठीक है, बताइएगा प्लीज। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है। दीपक, रिवा, कौशल, शुभम, व्यंतिव, बहुत डिफिकल्ट नाम है भाई, व्यंतिव, दक्षिता, बताइए आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है। वाव नहीं होता है, वाव मोमो भी नहीं होता है। आर्बिट्राज का मतलब होता है मुफ्त का प्रॉफिट। ओके, या खराब लैंग्वेज में बोलूं, खराब लैंग्वेज में बोल रहा हूं बिकॉज कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हराम का प्रॉफिट, मुफ्त का प्रॉफिट, विदाउट रिस्क, विदाउट पैसा लगाए हुए कमाई, विदाउट रिस्क और विदाउट पैसा लगाए हुए अगर आप कुछ अर्न कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। ओके, विदाउट रिस्क और विदाउट पैसा लगाए हुए अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्राज। विदाउट रिस्क, विदाउट पैसा लगाए हुए अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज, ठीक है। तो और वो जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता रियल लाइफ में, बट इकोनॉमिक्स में है। बिकॉज जो एफएम का क्वेश्चन होगा 10 या 15 नंबर का, उसमें क्या पता आधी घंटा 40 मिनट लगे, 45 मिनट लगे। इको का जो क्वेश्चन है 10-15 नंबर का प्रैक्टिकल, वो 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सर आप तो बढ़ा के बोल रहे हैं, मैं दिखा दूंगा ना, जब करेंगे तो मैं दिखा दूंगा, समझ गए। ओके, कोई और डीप में लिख रहा है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उतने डीप में नहीं जा रहा। वो हुआ कैसे आर्बिट्राज करते हैं। आर्बिट्राज का मतलब है मुफ्त प्रॉफिट, विदाउट रिस्क लिए हुए, विदाउट पैसा लगाए हुए, ठीक है ना। तो इको में 10-15 नंबर का सम है। उसके अलावा all theory questions of EFF are of 2 marks और 3 marks। या तो 2 नंबर का थियरी क्वेश्चन है या 3 नंबर का थियरी क्वेश्चन है, या तो 2 नंबर का थियरी क्वेश्चन या 3 नंबर का थियरी क्वेश्चन है। इसलिए ये लोग फुल मार्क्स देते हैं, इसलिए ये लोग फुल मार्क्स देते हैं अगर आपने पॉइंट्स सही लिखा है तो। ये लोग फुल मार्क्स देते हैं अगर आपने पॉइंट्स सही लिखा है तो। दे गिव यू फुल मार्क्स इफ यू राइट टू द पॉइंट, ठीक। इफ यू राइट टू द पॉइंट यू गेट फुल मार्क्स। ओके, सो ऑल थियरी क्वेश्चंस ऑफ EFF आर ऑफ 2 marks और 3 marks each। Therefore, you get full marks। मैंने ऐसा नहीं कि थियरी में मार्क्स कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। इको में है थिंक इन हिंदी एंड राइट इन इंग्लिश। अगर कोई पूछे कि सर ज्यादा स्कोरिंग और ज्यादा इजी कौन सा है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस से ज़्यादा इजी है और ज़्यादा स्कोरिंग है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस दोनों में से। वैसे एफ इजी है, पर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस कुछ ज़्यादा ही आसान है, खासकर मेरे लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज व्हाट आई एम मेड अप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ओनली, ठीक है, एज वेल एज स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक्स नहीं है वो अलग बात है, अदरवाइज मेरा जो कोर स्पेशलाइजेशन है दैट इज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ओके, सो ये सारा का सारा मैंने बता दिया। पेपर का पैटर्न होप आपने कॉपी किया, बहुत बढ़िया होगा अगर आपने कॉपी किया तो, ठीक है ना। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 था पेपर पैटर्न। पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 है कैलकुलेटर रिक्वायर्ड। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहां पे अभी कैलकुलेटर है नहीं, ठीक है, आप लोग के पास होगा। अपने को वो वाला कैलकुलेटर चाहिए, अपने को वो वाला कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है, तो जिसमें जीटी का फंक्शन होता है, जीटी का फंक्शन, जीटी फंक्शन वाला कैलकुलेटर, जीटी फंक्शन वाला कैलकुलेटर। ऑफ कोर्स कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर ये सब मत लीजिएगा, वो अलाउड नहीं है एग्जाम में।
जीटी फंक्शन वाला कैलकुलेटर जिसमें जीटी का फंक्शन हो, ग्रैंड टोटल, तो जीटी फंक्शन वाला कैलकुलेटर जो है चाहिएगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास एग्जैक्ट कौन कौन से सीरीज ऑफ कैलकुलेटर, या फिर नेक्स्ट क्लास क्यों, आज क्लास के बाद कौन कौन से मॉडल ऑफ कैलकुलेटर्स हैं जो कि ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, उसका आप लोग को टेलीग्राम पे मैसेज करवा दूंगा। ठीक है, तो कौन कौन सा कैलकुलेटर का सीरीज यूज कर सकते हैं, कैशियो का, इसका उसका, वो मैं आप लोग को मैसेज करवा दूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एफएम के लिए। इकोनॉमिक्स में तो जो कैलकुलेशन है वो ऐसा होता है कि आदमी मुंह जवानी कर देगा, पर एफएम के लिए कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है। ठीक है ना, ओके। तो मैं कैलकुलेटर का एग्जैक्ट मॉडल जो है वो आपको बता दूंगा। वैसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स जो है वो अलाउड है, बड़े अलाउड है मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं, और जो अलाउड उनमें से बढ़िया कैलकुलेटर्स कौन कौन से बता दूंगा। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रेपरेशन टूल नंबर ए, क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स जो है वो बाइबल है, उसको सबसे ज्यादा इज्जत देना है क्लास नोट्स को। नंबर बी SSEI स्टडी मैट। तो SSEI स्टडी मैट में टोटल में 4 किताब है। FM का 2 बुक्स है, EFF का 2 बुक्स है। ओके, FM का 2 बुक्स है, 2 बुक्स, और EFF का 2 बुक्स है। इन बुक्स में पॉइंट नंबर C, ICAI स्टडी मैट, ICAI पास्ट पेपर्स, ICAI RTP रिविजन टेस्ट पेपर्स, ICAI MTP मॉक टेस्ट पेपर्स, everything is covered in SSEI MAT। एवरीथिंग इज कवर्ड इन SSEI MAT। तो SSEI MAT में ये सब कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द SSEI MAT एक्सेप्ट अ फ्यू टर्म्स। ओके, 2019-20 का जो है उस पर कुछ पेपर्स कवर्ड नहीं है, तो वो मैं अलग से करवा देता हूँ, रेफरेंस दे के। बट अदरवाइज एवरीथिंग इज कवर्ड इन SSEI का MAT। कुछ रीसेंट पेपर्स कवर्ड नहीं होंगे, वो मैं अलग से करवा देता हूँ। ओके, तो ICAI स्टडी मैट ये सब मना नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो जा सकते हैं, बट आपको दिखेगा उसमें वही सम्स है जो सम्स अपने SSEI के मैट में दिए हुए हैं, आपको खुद ही दिख जाएगा। ठीक है ना, ओके। नंबर डी क्वेरी रेजोल्यूशन। अगर आपको डाउट्स पूछना है तो डाउट्स कैसे पूछेंगे? 2 तरह का डाउट्स है, एक है एकेडमिक और दूसरा है अदर ऑपरेशनल डाउट्स। कोई आपका क्लास नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया, एकेडमिक डाउट्स एंड अदर्स। जो एकेडमिक डाउट है वो आप पूछेंगे ऑन क्यू फोरम। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा अवेलेबल हूँ क्यू फोरम। उसके अलावा आप एकेडमिक डाउट्स एक्चुअली आपको क्यू फोरम पे ही पूछना पड़ेगा, फिर भी आप मेरे नंबर पे अगर डाउट्स भेजोगे 8697090297, इस पे टेलीग्राम और टेक्स्ट कर सकते हैं। पर अगर आप करेंगे तो मैं आपको क्यू फोरम में जाने बोलूँगा। अगर आप टेलीग्राम या टेक्स्ट करें तो मैं खुद ही आपको क्यू फोरम में जाने बोलूँगा। ठीक है, तो एक्चुअली डाउट्स मेन क्यू फोरम पे ही होगा। फिर भी मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, क्यों दे रखा है वो 2 मिनट में बता रहा हूँ। और ये नंबर मैं उठाता नहीं हूँ, मैं केवल अगर टेक्स्ट मैसेज या टेलीग्राम आता है तो देखता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, तो ये नंबर क्यों दे रखा है जब डाउट्स क्यू फोरम पे, उसका रीज़न बता रहा हूँ 2 मिनट। तो एकेडमिक डाउट्स यहीं पे होंगे। उसके अलावा
अदर डाउट्स के लिए आप 9674006144, ठीक है, ये नंबर यूज कर सकते हैं। 9674006144, 9830023636, ये नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 9831092413, ये नंबर यूज कर सकते हैं। इन सब पे भी जनरली आप व्हाट्सएप करेंगे तो बेटर रहेगा। मेरे वाले नंबर पे व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप करेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर होता है कि ये नंबर्स आपका सुन रहे नहीं है, दे आर इग्नोरिंग यू, तो जाके आप मेरे को बता सकते हैं टेलीग्राम पे कि सर आई हैव व्हाट्सएप्ड एट दीज नंबर्स बट आई एम नॉट गेटिंग हेल्प, तो मेरा नंबर ओके रेड फ्लैग रेस करने के लिए है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मैं अदर डाउट्स यहां पूछ रहा हूं पर मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वैसे एक टेलीग्राम चैनल बोथ वेज अलग से बना रहे हैं आप लोग के लिए, ओके। जो FM प्लस कॉस्ट का चैनल होगा वो बोथ वेज रहेगा, उसमें आप लोग चिट चैट कर सकते हैं, ओके। चिट चैट जो करना होता है ना, एक दूसरे से चिट चैट कर सकते हैं, पर कुछ भी बदमाशी हुई, गंदगी हुई तो उस केस में वहां से आपको डिलीट कर दिया जाएगा और बाद में शामिल नहीं किया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड कर लिया जाएगा। उसके अलावा एक अलग से व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल होगा, ब्रॉडकास्ट चैनल, तो ब्रॉडकास्ट समझ गए ना, वन वे जो होता है, ब्रॉडकास्ट चैनल होगा। वो इसलिए है कि अगर मेरे को कुछ अपडेट्स देने हैं तो आपको अपडेट्स, कुछ मेरे बोलना है कि आज की क्लास में ये किए थे, ध्यान रखिएगा, ये वाला होमवर्क करना है, तो वो सब मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल में दूंगा, ठीक है। तो वो नंबर आपको स्टोर करना पड़ेगा, डिटेल्स आपको मिल जाएगा आज के क्लास के बाद। उसके अलावा आपको SSCI यूट्यूब चैनल जो है वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए, वरना बहुत कुछ अच्छा मसाला, जैसे कोरोना वायरस में पूरा इकोनॉमिक में क्या हुआ था, रेपो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी आता है, उसका अपडेट्स वो सारा SSCI यूट्यूब चैनल पे होता है, तो आप मिस कर जाएंगे, ठीक है, अगर आप SSCI यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब्ड नहीं है तो, ठीक है ना, ओके। तो ये सारा का सारा हो गया क्वेरी रेजोल्यूशन, अदर रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। सर आप इतना ज्यादा ये सब क्यों बोलते जा रहे हैं, पढ़ाना चालू कीजिए ना, क्योंकि ये सब एक बार ही बोलना है भाई, बार बार नहीं बोलना है। आई डोंट हैव द कैपेसिटी कि 50 जनों का 50 बार सेम चीज बोलता रहूं, उतना मेरे ब्रेन है कि एक बार बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ये सारा इसलिए बोला जा रहा है। सो ये हो गया, ठीक है। ई सेपरेट कॉपी मेंटेन कीजिए, सेपरेट नोटबुक मेंटेन कीजिए, FM का और इको का, सेपरेट नोटबुक फॉर FM एंड EFF। तो इकोनॉमिक्स का अलग, FM का अलग, दोनों का सेपरेट नोटबुक मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो ये सारा बता दिया मैंने। अब मैं देखता हूं आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या, लेट मी सी आप लोग क्या बोल रहे हैं। जो भी प्रोविजनल एडमिशन लिए हैं, मतलब फाउंडेशन का रिजल्ट निकला नहीं है, प्रोविजनल एडमिशन लिए हैं, उनको चिंता नहीं करनी है। जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका जो PDF है, उसका PDF आपसे शेयर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका फुल रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको बुक्स डिस्पैच हो जाएगी, जो लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिए हैं। वो बोल रहा है कोर्ट में केसेस होते हैं, वो आर्बिट्राज नहीं होता है, वो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन। जो कोर्ट में केसेस होते हैं उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। सर टैक्स प्लस माइनस बटन वाला कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या? मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, मैं तो खुद एक्सेल शीट या साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करता हूं, मैं बता दूंगा आज। सर प्रैक्टिस मैनुअल भी, यहाँ प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर्ड है, वह लिखना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस मैनुअल भी उसके अंदर कवर्ड है, ICAI प्रैक्टिस मैनुअल, वो भी कवर्ड है SSCI मैट में। सर पॉइंट नंबर C क्या था? ये रहा पॉइंट नंबर C, ICAI का स्टडी मैट वगैरह। यस प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर्ड है। आर वी हैविंग टेस्ट्स? तो चालू तो हुआ ही नहीं और ये टेस्ट्स बोल रहे हैं। यस वी विल हैव टेस्ट। लीजिए पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। EF रेगुलर टेस्ट्स विथ सेल्फ इवैल्यूएशन, रेगुलर टेस्ट्स विथ सेल्फ इवैल्यूएशन माने ऑब्वियसली वो नहीं होगा कि आप टेस्ट लेके मेरे को अपना स्कैन करके भेजेंगे और मैं चेक करूंगा और आपको वापस से भेजूंगा, ठीक है। तो रेगुलर टेस्ट विद सेल्फ इवैल्यूएशन, वैसे इसका हम लोग बहुत बढ़िया
एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं Q4 में, वो रेडी नहीं हुआ है, जब रेडी हो जाएगा तो बता देंगे, तो दैट विल बिकम वेरी ईजी ओके फॉर इवैल्यूएशन एंड फॉर एवरीबडी टू इवैल्यूएट विद रिस्पेक्ट टू हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग। अभी वो नहीं है प्लेटफॉर्म। रेगुलर टेस्ट विद सेल्फ इवैल्यूएशन। तो यश बहेती आपका जवाब हो गया। आप प्लीज़ अब वापस से डाउट मत लिखिएगा। ग्रुप में कैसे ऐड होना है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज कल में, ठीक है। मैं आपको विनीत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आपका नाम बहुत डिफिकल्ट है, तो आई एम कॉलिंग यू विनीत, ओके, विनीत मित्तल। तो विनीत मित्तल आप, अब हम लोग अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारा मैकेनिकल चीज़ मैंने बोल दिया है। आई हैव स्पोकन ऑल मैकेनिकल थिंग्स। अब अपने स्टार्ट किससे करने वाले हैं? तो अपने स्टार्ट करने वाले हैं FM से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM से स्टार्ट करने वाले हैं। FM में करीबन अप्रॉक्स 50 क्लासेस होगी, करीबन। मैंने इसे करीबन तो 50 प्लस 20%, यानी 10 क्लास और एक्स्ट्रा हो सकती है, बिकॉज रिवीजन क्लास भी है कि सर हम लोग को रिवीजन करवा दीजिए, तो रिवीजन क्लास भी होती है, ठीक है ना। समरी क्लास सा, कोई टेस्ट सॉल्विंग क्लास ले लीजिए, तो वहाँ क्लास बढ़ती रहती है, पर करीबन 50 क्लास होगी, 2-2.25 घंटे की क्लास। 11 बजे चालू होगी 11 AM और करीब 1:15 पे ख़त्म होगी, 11:15 AM टू 1:15 PM, ओके। क्लास का जो नॉर्मल समय है, कभी 1:05 पे छोड़ दिया, कभी 1:10 पे, 1:15 से लेट कभी नहीं करूँगा। 1:15 मैंने ऊपर की तरफ लिखा है, मैं हमेशा उसके पहले छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो उसके पहले ही छोड़ूंगा, उसके बाद में कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे अगर आपको अकाउंट्स ट्यूशन कहीं पे करना है, लाइव होता है, तो आप इजीली कर सकते हैं 1:30 या 1:05 या 2 o'clock से, ठीक है ना, ओके। तो 11 AM टू 1:15 PM, करीब 2-2.25 घंटे की क्लासेस, 50 क्लासेस होगी, ठीक है ना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें क्लासेस में आपको ऑडियो समरी भी मिलेगा। ऑडियो समरी यानी कि क्लास में जो किए उसका आपको ऑडियो समरी मिलेगा। क्लास में आपने क्या किए उसका ऑडियो समरी, जिससे रिवीजन करना बहुत इजी है, ऑडियो समरी। उसके अलावा आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, माइंड मैप मिलेगा, हर चैप्टर का माइंड मैप ऑफ ईच चैप्टर, अपार्ट फ्रॉम माई टीचिंग तो है ऑफ ईच चैप्टर। ऑल्दो मेरे को लगता है पर्सनली कि माइंड मैप ज़्यादा काम नहीं आता है, ऑडियो ज़्यादा काम आता है, ठीक है। माइंड मैप भी मिलेगा हर चैप्टर का आपको, ठीक है ना, ओके। और कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, अब स्टार्ट करते हैं। तो FM का सिलेबस, FM सिलेबस, FM का सिलेबस, ओके, डिस्कस कर रहा हूं। बताइए तो प्लीज, एक फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कंपनी में? फाइनेंस मैनेजर व्हाट डज ही डू? आपको जो मन है प्लीज बताइएगा। मैं बफे काउंटर में आया हूं, इस बार सैलेड खाना है मेरे को, बिकॉज पढ़ाई की बात हो रही है ना, तो मैं सैलेड खाने के लिए आया हूं, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर जो है वो एक कंपनी में उसका क्या रोल रहता है? जैसे CFO, यू आर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यू आर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो के आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, आपको क्या लगता है आपका क्या क्या काम है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप बजाज ऑटो के हैं, आपका क्या क्या काम है बताइए प्लीज। मैं अभी कोई भी बाकी चीज देखूंगा नहीं, आई विल ओनली लुक एट दिस कि कौन इसका जवाब दे रहा है। उस बंदे का नाम लेके बोलूंगा कि उसने ये बोला है। बोल रहा है कंसल्टेंसी करता है, मनी मैनेजमेंट करता है, मैनेजेस द बजट, मैनेजेस द फाइनेंस, मैनेजेस द बजट, मैनेजेस द फाइनेंस। नहीं अनिकेत गर्ग, केवल आपके ही वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी सब ठीक आ रही है। सुबह से क्लास दे रहा हूं, तीसरा बैच है मेरा। फाइनेंस से रिलेटेड हर डिसीजन लेता है, रिस्क एनालिसिस करता है, बजट प्रिपेयर करता है, कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करना, ओके। एक्विजिशन ऑफ फंड्स लिखा किसी ने, फंड रेजिंग, एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट किसी ने लिखा, ठीक है। अब सुनिएगा ठीक से, अपना क्या था बात, हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। फाइनेंस मैनेजर का काम है पैसा उठाना। प्लीज लिसन, लिसन नाउ, ओके। ले लिया मैंने सैलेड, खाने दो, अब खाने दो, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर का काम है पैसा उठाना, पैसा उठाना, जिसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, या एक्विजिशन ऑफ फंड्स भी चलेगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फाइनेंसिंग डिसीजन, क्या डिसीजन? फाइनेंसिंग या फंडिंग डिसीजन। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा दूंगा, जब मैं लिखाऊंगा बोर्ड पे तभी आपको लिखना है। अभी ध्यान दीजिए,
पैसा उठाने को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट या फाइनेंसिंग या फंडिंग। जैसे हु इज फंडिंग योर एजुकेशन? सर, माय पेरेंट्स आर फंडिंग माय एजुकेशन। माय पेरेंट्स आर फंडिंग माय एजुकेशन। ठीक है, तो पैसा उठाना, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। हाई कॉस्ट पे या लो कॉस्ट पे? हाई कॉस्ट पे या लो कॉस्ट पे? फाइनेंस मैनेजर का काम है पैसा उठाना हायर कॉस्ट पे 20-25% पे या लो कॉस्ट पे 10-12% पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कि वो हाई कॉस्ट पे उठाए या लो कॉस्ट पे उठाए? हाई कॉस्ट पे उठाए या लो कॉस्ट पे उठाए? यस प्लीज। फाइनेंस मैनेजर का काम है पैसा उठाना, ऑब्वियसली लो कॉस्ट पे। ऑब्वियसली लो कॉस्ट पे। जिस कॉस्ट पे वो पैसा उठाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिस कॉस्ट पे वो पैसा उठाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल माने फंड्स, उसका जो कॉस्ट है ब्याज है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लोअर द बेटर, लोअर द बेटर। ओके, लोअर द बेटर। ठीक है, तो पैसा उठाना इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंडिंग डिसीजन। दूसरा जो वर्क है फाइनेंस मैनेजर का वो है पैसा लगाना। दूसरा जो वर्क है वो है पैसा लगाना, पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो एक है पैसा उठाना, एक है पैसा लगाना। पैसा लगाना इज ऑलवेज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पर फाइनेंस मैनेजर शॉर्ट टर्म पैसा उठा के और शॉर्ट टर्म एसेट्स भी तो होल्ड करता है। फाइनेंस मैनेजर शॉर्ट टर्म पैसा उठाता है और शॉर्ट टर्म एसेट्स भी तो होल्ड करता है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। वो वाला पार्ट को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो लॉन्ग टर्म फंड्स उठाता है जिसका कॉस्ट है केसी। शॉर्ट टर्म फंड्स उठाता है क्रेडिटर्स से, बैंक ओवरड्राफ्ट से, कैश क्रेडिट से। ठीक है, और करंट एसेट होल्ड करता है वेदर कैश इन हैंड और स्टॉक और अकाउंट्स रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारा का जो मैनेजमेंट है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सीए माइनस सीएल का मैनेजमेंट। लिक्विडिटी पोजीशन संभालना, लिक्विडिटी पोजीशन। और लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स पे जो पैसा लगाता है, 10 साल के प्रोजेक्ट में, 20 साल के प्रोजेक्ट में, 5 साल के प्रोजेक्ट में, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग। तो प्लीज लिखें अपने अपना सिलेबस कैसा है, अपना सिलेबस कैसा है। सिलेबस में अपने एक पार्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स डैश फाइनेंसिंग और फंडिंग। ये वर्ड मत भूलिएगा, फाइनेंसिंग और फंडिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग और फंडिंग डिसीजन to minimize cost of capital, to minimize cost of capital। होप आपका छोटा नहीं हो। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फाइनेंसिंग और फंडिंग डिसीजन टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, पैसा उठाना टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर अपने 3 चैप्टर्स है। क्या क्या चैप्टर्स इसके अंदर? चैप्टर कौन कौन से है? एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सब वो जो 20% 22% आप बोल रहे थे ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज पैसा तो इक्विटी से भी उठता है, प्रेफरेंस से भी उठता है, लोन से भी उठता है, डिबेंचर से भी उठता है। तो उसका अपने कॉस्ट कैसे निकालते हो जो 20-22%? उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, ये लॉन्ग टर्म फंड्स है। ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है ये लॉन्ग टर्म फंड्स है, प्लीज मार्क कीजिएगा। लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स है, शॉर्ट टर्म का यहां बात नहीं की है मैंने। दूसरा नंबर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को लगाना। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स डैश इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग और
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर अपने पास 2 चैप्टर्स है, एक है कैपिटल बजटिंग, चैप्टर का नाम कैपिटल बजटिंग, और दूसरा है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। वो मैंने ऊपर कितने चैप्टर्स लिखे, लिखना ही भूल गया, 3 चैप्टर्स था ना ऊपर, आई फॉरगॉट टू राइट, गॉड। ठीक है, मैं लिख दूंगा अभी ऊपर जाके, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, कि प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है तो उसका रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ऊपर में लिखना भूल गया था, एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, दूसरा कौन सा चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि डेट और इक्विटी कितना यूज़ करें, अपने डेट ज़्यादा यूज़ करें या इक्विटी ज़्यादा यूज़ करें, किससे पैसा ज़्यादा उठाए, डेट या इक्विटी। एंड लेवरेज, LEVERAGE, लेवरेज, लेवरेज का मतलब भी वही होता है कि आप रिस्क लेना, डेट उठाना, बिकॉज डेट उठाएंगे तो काफ़ी रिस्क है ना, क्या पता उसको नहीं चुका पाए, तो उस केस में वो अपने को श्यू करेगा एंड द कंपनी कैन बिकम बैंकरप्ट, ठीक है। पर अगर डेट नहीं उठाए तो बैंकरप्सी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग तो कोई से उधार ले ही नहीं पाए ना, लोन लिए नहीं है। खैर एनीवेज, मैं तो अभी चैप्टर केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कुछ समझा रहा नहीं हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज, 3 चैप्टर्स है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, 3 चैप्टर्स है। और यहाँ पे क्या था, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी कि जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ है उसको कैसे मैनेज करें जिससे कि कंपनी में हमेशा लिक्विडिटी हो, एडिक्वेट पैसा हो, पर एट द सेम टाइम आइडल फंड नहीं हो, लिक्विडिटी हो, मेरे को हमेशा अपना पैसा रखना है जिससे मैं यूज़ कर पाऊँ, पर बहुत उल्टा पुल्टा पैसा आइडल नहीं रखना है, बिकॉज उससे अपने ब्याज खो रहे हैं ना जो ब्याज कमा सकते थे। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके अंदर चैप्टर्स जो है वो है ओवरऑल WCM, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर है कैश मैनेजमेंट, फिर है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर है मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स। तो ये चैप्टर्स है इसके अंदर, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स। उस पे से ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसको बॉक्स पे डाल दीजिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये चैप्टर इज डन इन कॉस्ट, कॉस्ट वाले पेपर में ये बहुत ज़्यादा डीपली कराया जाता है, तो सभी जन कॉस्ट वाले पेपर में ये कर चुके होते हैं, ठीक है। इज डन इन कॉस्ट, तो कॉस्ट में ये कवर होता है, एफएम में ये कवर नहीं होता, ऑल्दो एफएम की बुक में दिया हुआ है फॉर्मेलिटी वाइज, इट इज कवर्ड इन कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट में इतना है, एफएम में इतना है, ओके। सो इतना जानने के बाद लोग इधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पीपल डू इट फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। तो ये 3 एरियाज हुआ, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, डिप्लॉयमेंट ऑफ फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चौथा एरिया हुआ डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब हुआ एक कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए, ज़्यादा या कम, व्हाट डू यू थिंक, बताइए। एक कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए या कम डिविडेंड देना चाहिए।
फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी को कैसा डिविडेंड देना चाहिए, ज़्यादा या कम? व्हाट डू यू थिंक? शेयर होल्डर्स को अगर फ़ायदा करवाना है तो कंपनी को डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए या कम? मैं इंडिविजुअली बोल नहीं पाऊंगा. कैन यू सी माई मैसेज? आई विल नॉट बी एबल टू इंडिविजुअली स्पीक. कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए या कम? तो कुछ लोगों ने बोला ज़्यादा, कुछ लोगों ने कम, कुछ लोगों ने बोला डिपेंड्स अपॉन. तो अब मैं घुमा के पूछ रहा हूँ. सुनिए, ठीक से सुनिएगा, एक बार रुक जाइए, ठीक से सुनिए. अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है पैसा लगाने, किसी ने जवाब दिया भी था वैसा, कंपनी के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, बढ़िया प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे बहुत हैवी रिटर्न कमा सकते हैं, तो उस केस में अपने को जो प्रॉफिट अर्न किए हैं उसका डिविडेंड देना चाहिए या रिटेन करना चाहिए, प्लाउ बैक करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अगर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स है जिनमें अपने पैसा लगा सकते हैं तो अपने को डिविडेंड दे देना चाहिए या फिर उन प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाने के लिए रिटेन करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? प्लाउ बैक ऑब्वियसली. तो उस केस में अपने को पैसा रिटेन करके प्लाउ बैक करना चाहिए, री इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज शेयर होल्डर को पैसा दे भी देंगे तो क्या करेगा? वो कहीं और लगाएगा. उससे बढ़िया तो हम उसके लिए कमा देंगे ना. हम ही तो उसके फिड्यूशरी हैं. वो तो ओन करता है कंपनी को, हम तो नौकर है जो कंपनी को चला रहे हैं. ठीक है, तो हम उसके बदले पैसे को ज़्यादा रिटर्न पे लगा देंगे. तो डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर ये सब डिस्कस करता है. पर देन शेयर होल्डर को डर लगता है, यार ये पैसा मेरे को दे रहा नहीं है कमाया हुआ, बाई चांस पैसा डूब गया तो ठीक है, मेरा डिविडेंड दे तो बढ़िया. तो बहुत पेचीदगी है, इसको बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी. वी कॉल इट डिविडेंड पॉलिसी. तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा या कम कौन सा आंसर है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. वी विल डिस्कस ओवर देयर. डिविडेंड पॉलिसी. पांचवा जो एरिया है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, FAP, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग. ये बेसिकली हो गया रेशियो एनालिसिस. ये बेसिकली हो गया रेशियो एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, दिस इज रेशियो एनालिसिस. ओके, रेशियो एनालिसिस. तो रेशियोज बहुत जिनका किया हुआ है क्लास 11-12 में, CA फाउंडेशन में. ये रेशियो एनालिसिस जो है CA इंटर में भी है, इनफैक्ट फाइनल में भी. चैप्टर तो नहीं है बट इसका सम्स आ जाता है. तो रेशियोज आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल. ठीक है, अगर ऐसा कभी भी था कि आपका रेशियो स्ट्रांग नहीं था, ये फाइनल मौका है, आपको इस बार स्ट्रांग जरूर करना है. ठीक है, नीचे नोट, बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड. बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड, पहले से क्या नॉलेज चाहिए? केवल एक चीज का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज चाहिए, जो CA फाउंडेशन में 14 नंबर का था. और कोई अगर बोलता है मैं सर डायरेक्ट स्कीम से आया हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उसने आज तक कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग सभी ने किया है. जब वरुण धवन ने किया है हमटी शर्मा की दुल्हनिया में, वही वाला मूवी था ना, कौन सा था जिसमें वरुण बोला था P/T/R/100. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट बोल रहा हूँ. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए. वो चैप्टर सिलेबस में नहीं है. ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर सिलेबस में नहीं है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए. ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बैकग्राउंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड. CA फाउंडेशन में तो 14 नंबर का था टाइम वैल्यू ऑफ मनी. और कोई डायरेक्ट स्कीम से आया है तो भी देयर इज नो रीजन ऑफ कंप्लेन. वैसे मेरा एक क्लास का YouTube लिंक मैं दूंगा. ठीक है, YouTube लिंक दूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. आप वैसे देख सकते हैं, सभी को देखना चाहिए बिकॉज वहाँ बेसिक से नहीं पढ़ाया है, एकदम बच्चे जैसे नहीं पढ़ाया है, लॉजिकली पढ़ाया है जैसे FM में काम आता है. ठीक है, तो सबके लिए लाभदायक रहेगा वो YouTube लिंक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं CA फाउंडेशन वाला लिंक नहीं बोल रहा हूँ. CA इंटर के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी एप्लीकेटिव तरीके से 1 क्लास या 2 क्लास पे कराया हुआ है, उसका मैं YouTube लिंक आप लोग से शेयर करूँगा. ठीक है ना. ओके, तो ये हो गया FM का सिलेबस. ओके, ये हो गया FM का सिलेबस. अब आज अपने कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? ओके, बहुत एग्जॉस्टिव हो गया अभी तक ही. ठीक है, कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे?
तो आज अपने स्टार्ट करेंगे विद अ चैप्टर कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। लिख दीजिए, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ब्रैकेट FAP, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग FAP, यानी रेशियो वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सर रेशियो वाले चैप्टर से कितने मार्क्स का आने का स्कोप है? या तो रेशियो वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 नंबर का कंपलसरी में आएगा, और या फिर 10 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आएगा। 5 या 10, डबल डबल नहीं देता, 5 + 10। तो FAP जो चैप्टर है उससे एग्जाम में क्या है, एग्जाम फोकस 5 मार्क्स कंपल्सरी, और एंड नहीं लिखा है, और का मतलब समझते होंगे, और 10 मार्क्स ऑप्शनल। आई होप ये क्लियर है। या तो 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, या क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से एक क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, बट कम से कम 5 नंबर का तो आता ही है रेशियो एनालिसिस। और तो और रेशियो एनालिसिस के बिना लेवरेज चैप्टर नहीं हो सकता, और बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हो सकते। रेशियो एनालिसिस आपका फंडामेंटल्स होता है ना, कि आप ABCD जानते हो क्या, तो रेशियो एनालिसिस वो ABCD है फाइनेंस का। ओके, वो आना जरूरी है। एग्जाम फोकस। ओके, अब मैं हर चैप्टर को स्टार्ट करता हूं विथ समथिंग कॉल्ड वार्म अप। तो वार्म अप होता है ना कि चलो वार्म अप कर ले, वार्म अप से स्टार्ट करता हूं, वरना चैप्टर्स बोरिंग हो जाते हैं। तो वार्म अप से स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा प्लीज, जवाब दीजिएगा। एक कंपनी का प्रॉफिट, लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है, डोंट राइट। एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस साल का 30 करोड़ है। दूसरे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 300 करोड़ है। ये कंपनी A और ये कंपनी B। तो कंपनी A का प्रॉफिट 30 करोड़ है, कंपनी B का प्रॉफिट 300 करोड़ है। दोनों कंपनी स्टील बिजनेस में है, स्टील बिजनेस में है, यानी दोनों का बिजनेस धंधा सेम है, बिजनेस रिस्क सेम है, बिजनेस में जो रिस्क होता है ना वो सेम है, दोनों स्टील बिजनेस में है। क्या आप इसको देख के कंपनी B का शेयर बाई करना चाहोगे कंपनी A के मुकाबले? कंपनी A का प्रॉफिट 30 करोड़ है, कंपनी B का प्रॉफिट 300 करोड़ है। क्या इसको देखते हुए आप ये बोलोगे कंपनी B ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और हम लोग कंपनी B का शेयर बाई करना चाहें कंपनी A का शेयर के बजाय? कंपनी A का जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ है, कंपनी B का प्रॉफिट 300 करोड़ है। क्या इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी B ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अकॉर्डिंगली हम लोग को B को प्रेफर करना चाहिए? ओके, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आए हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, बहुत सारे करेक्ट आंसर। द आंसर इज नो, वी कैनॉट से दैट कंपनी B ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके ओके, किसी बोला सर अर्निंग पर शेयर देखेंगे, नहीं वो भी रॉन्ग है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, आ जाते एक बार सुनो। नंबर ऑफ शेयर्स, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी A का 10 करोड़ है और कंपनी B का नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो भी सपोज 10 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी A का 10 करोड़ है, कंपनी B का भी 10 करोड़ है। तो उस केस में तो जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर, वो कंपनी A का अर्निंग पर शेयर, तो वर्ड ओके होगा आपके लिए, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर माने अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो 3 आया और इसका कितना आया 30। 3 आया और 30 आया, तो क्या बोलें कंपनी B ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी A से? तो क्या बोलें कंपनी B ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी A से? कंपनी B ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी A से, ये अपने बोले हैं क्या? अर्निंग पर शेयर, इसका 3 इसका 30। किसी ने EPS के बारे में लिखा था, अर्निंग पर शेयर को EPS बोलते हैं, किसी ने लिखा था इसलिए मैं ये ले लिया।
ओके, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है दक्षिता। कभी कभी तुम्हारे अगर फ़ोन आ जाए, बाई चांस आपका फ़ोन आ रहा है बीच में या कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो सकता है, अदरवाइज आई एम बिन टीचिंग, इट इज़ गोइंग वेरी स्मूथली। अपने ईपीएस के बेसिस पे भी नहीं बोल सकते, उसका कारण क्या है सुनिएगा प्लीज। जो ये मान रहा हूं ये प्रॉफिट माने ये पैट था, मैं एक बार मान रहा हूं ये प्रॉफिट माने पैट था, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस प्रॉफिट वाज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना, मैं ये मान रहा हूं। तो ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए था, ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए था, बिकॉज ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। जो शेयर होल्डर्स फंड है, जिसको शायद अपने बोलते हैं नेटवर्थ, आपने नाम सुना होगा नेटवर्थ, नेटवर्थ तो नाम सुना है, नेटवर्थ या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो जो नेटवर्थ है कंपनी ए का, वो है सपोज, नेटवर्थ कंपनी ए का जो है वो है सपोज 120 करोड़, 120 करोड़ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है ना, वो 120 करोड़ है। कोई कोई बोला कि नहीं सुना नाम, तो नाम ध्यान रख लीजिए। बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व्स है उसको अपने नेटवर्थ बोलते हैं। दैट शोज इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड्स एज पर बुक वैल्यू। बैलेंस शीट के अनुसार इक्विटी शेयर होल्डर्स का वर्थ क्या है, आपने बैलेंस शीट क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट शोज व्हाट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट शोज व्हाट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। लेट मी सी, बैलेंस शीट शोज व्हाट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट शोज व्हाट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। पोजीशन ऑफ द कंपनी आप लोग को पता है। तो एज पर बैलेंस शीट जो शेयर होल्डर्स है उनका वर्थ क्या है, एज पर बैलेंस शीट जो शेयर होल्डर्स का वर्थ है, शेयर होल्डर्स का जो पैसा है बैलेंस शीट के अनुसार, वो तो केवल शेयर कैपिटल नहीं है, वो तो रिजर्व्स भी है, बिकॉज रिजर्व्स रिप्रेजेंट्स इधर शेयर प्रीमियम और एक्यूमुलेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। आज तक का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो सारा उनका ही तो है। तो वो शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स है वो मिला के होता है नेटवर्थ या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। किसी ने बोला कि नहीं पता, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। नेटवर्थ यानी शेयर होल्डर्स का पैसा 120 करोड़। तो कंपनी ए में 120 करोड़ है और कंपनी बी में सपोज, कंपनी बी में सपोज 3000 करोड़ है, कंपनी बी में सपोज 3000 करोड़ है नेटवर्थ। तो शेयर होल्डर्स 120 करोड़ लगा रखे कंपनी ए में और कंपनी बी में 3000 करोड़ लगा रखे हैं। अब कॉमन सेंस का बात करते हैं। अगर तुमने 300 करोड़ लगा के उस पे, सॉरी, अगर तुमने 120 करोड़ लगा के 120 करोड़ लगा के उस पे 30 करोड़ कमाया तो तुम्हारा रिटर्न परसेंटेज क्या है। अगर तुमने 120 करोड़ लगा के उस पे 30 करोड़ था ना, एक मिनट कितना था मैं तो बोलते जा रहा हूँ, हाँ 30, 120 करोड़ लगा के उस पर 30 करोड़ कमाया, 30, तो आपका रिटर्न परसेंटेज क्या है। 120 करोड़ पैसा लगा के धंधे में अगर 30 करोड़ कमा रहे हैं पर एनम, 120 करोड़ लगा के अगर 30 करोड़ कमा रहे हैं तो रिटर्न परसेंटेज क्या है, कितना रिटर्न कमाया परसेंटेज में, कितना रिटर्न कमाया परसेंटेज में, 25%, यस 25% कमाया। और ये पैसा किसका था, 120 करोड़ इक्विटी का, ये पैसा इक्विटी का था। तो जाहिर है इस रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के फंड्स पे हमने कितना कमाया, इक्विटी फंड्स 120 करोड़ था, उस पे हमने 30 करोड़ कमाया, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट, 25%, ठीक है, 25%। काश आपको फॉर्मूला नहीं लगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसको मन से रीडिंग करना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न इक्विटी पे, तो इक्विटी नीचे, उसका रिटर्न प्रॉफिट ऊपर, तो 30 बाय 120 इंटू 100। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है पैट बाय नेटवर्थ। जिसने इसको फॉर्मूला के तौर पे लर्न किया वो जिंदगी में फॉर्मूला में ही जाएगा। पैट बाय नेटवर्थ बोलने से फॉर्मूला लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ओ इक्विटी पे कितना कमाए, इक्विटी पे कितना कमाए, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, 25%। जबकि फर्म बी में 3000 करोड़ लगा के 30 करोड़ कमाए, फर्म बी में, ये तो फर्म ए का हाल था, फर्म बी में 3000 करोड़ लगा के उस पे 300 करोड़ कमाए, 3000 करोड़ लगा के उस पे 300 करोड़ कमाए, तो रिटर्न क्या है, फर्म बी में 3000 करोड़ लगा के उस पे 300 करोड़ कमाए, 3000 करोड़ लगा के उस पे 300 करोड़ कमाए, व्हाट इज द रिटर्न, 10%,
10% ओनली, फर्म बी में केवल 10% रिटर्न ऑन इक्विटी। तभी तो परसेंटेज का दुनिया में आविष्कार हुआ था, जिससे पर सेंट पर 100 कंपेयर कर पाए, क्योंकि अलग अलग अमाउंट लगा हुआ है ना, तो पर सेंट माने पर 100 कंपेयर करते हैं। हर 100 रुपया 25 कमा रहे हैं, यहाँ पे हर 100 रुपया पे 10 कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपनी, जो कंपनी ए है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट ये जो 300 का, ये जो 120 करोड़ था, इसका मैंने दो नाम लिखा है। एक लिखा है नेटवर्थ, दूसरा लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। एक तीसरा नाम भी लिख सकते हैं, तीसरा नाम हो गया बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, इसको बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो नेटवर्थ, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड 120 करोड़, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलिए देखता हूं कौन बता पाएगा, कोई बताएगा? व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए? व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए? डेटा आपके बोर्ड पे सामने है। बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए। जैसे अर्निंग पर शेयर था ना, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए। लेट मी सी, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी ए एकदम करेक्ट है, 12। बिकॉज बुक वैल्यू क्या 120 करोड़ और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या 10 करोड़, तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या 120 करोड़ बाय 10 करोड़ इज इक्वल टू 12 रुपया। 12 रुपया बुक वैल्यू पर शेयर। जिस तरह अर्निंग पर शेयर होता है ना, अब कोई बाद में अगर पूछता है सर अर्निंग पर शेयर क्या होता है, यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम वर्ड को, शब्द को ठीक से बोल रहे नहीं हो। अर्निंग पर शेयर यानी अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर यानी बुक वैल्यू बाय नंबर ऑफ शेयर। तो सर फेस वैल्यू क्या होता है? तो सर फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू तो शेयर कैपिटल बाय नंबर ऑफ शेयर होता है, वो तो शेयर का डिनोमिनेशन होता है। फेस वैल्यू तो शेयर कैपिटल बाय नंबर ऑफ शेयर होता है, जबकि बुक वैल्यू में तो हम लोग शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दोनों लेते हैं। फेस वैल्यू जो होता है वो तो शेयर कैपिटल बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स होता है। ओके, शेयर कैपिटल। और जो बुक वैल्यू पर शेयर उसमें तो बुक वैल्यू यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स। समझ गए? ये मैंने जस्ट बोला जिससे अपना वोकैबुलरी बढ़ता रहे। वोकैबुलरी बढ़ना बहुत जरूरी है। और जानते हैं वोकैबुलरी ऐसे नहीं बढ़ सकता है कि मैं लिस्ट दे दूं फॉर्मूला का और आप याद करते रहोगे। जो सम्स के अंदर बढ़ता है समझते हुए, वो और कोई तरीके से नहीं बढ़ता है। ठीक है, वो और कोई तरीके से नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये वार्म अप चल रहा था और वार्म अप में आपको एग्जाम्पल लिखना है। वार्म अप में आपको एग्जाम्पल लिखना है। मैं अपने आप जो पीछे कराया है वो लिखाने वाला हूं। वार्म अप में आपको एग्जाम्पल लिखना है। कंसिडर, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ये है कि मैं जो भी कराया हूं वो लिखा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, आप तब लिखिए जब लिखने को बोला जा रहा है। कंसिडर टू फर्म्स which are pretty similar in all respect other than size. Consider two firms which are pretty similar in all respect other than size. तो pretty similar in all respect का मतलब क्या है? जस्ट बता दूं। Similar in all respect का मतलब है दोनों फर्म्स का इंडस्ट्री सेम है, रिस्क सेम है, ब्रांड सेम है, मैनेजमेंट क्वालिटी सेम है, एटसेट्रा। ऑल्दो ये रिक्वायर्ड नहीं था साइड में लिखाना, बट जस्ट नॉलेज के लिए। जब मैं बोल रहा हूँ सेट्रिस पेरिबस जो होता है ना इकोनॉमिक्स में, सेट्रिस पेरिबस यानी बाकी चीज सब सिमिलर है। ओके, केवल साइज अलग है। एक छोटा सा फर्म है, एक बड़ा फर्म है। ओके, जो सेट्रिस पेरिबस वाला पार्ट है। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेम, रिस्क सेम, ब्रांड सेम, मैनेजमेंट क्वालिटी सेम और बहुत सारा कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कंसिडर टू फर्म्स व्हिच आर प्रीटी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन साइज।
तो ये है पर्टिकुलर्स, ये है फर्म ए, ये है फर्म बी। तो फर्म एक स्मॉल फर्म है, फर्म बी लार्ज फर्म है। पर्टिकुलर में फर्म ए का नंबर ए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई थिंक पैट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ 300 करोड़। पॉइंट नंबर बी, नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ 10 करोड़। नंबर सी, देयरफॉर ईपीएस, जिसको फुल फॉर्म नहीं आता है, ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग्स पर शेयर, बिकॉज जो आप एग्जाम्पल के थ्रू जानोगे ना नॉलेज, वो लिखाने से नहीं जानोगे। जैसे किताबों में लिखा रहता है ना फॉर्मूला, 25 तो चीज़ का फॉर्मूला लिखा रहेगा, वैसे मेरे से तो बर्दाश्त होता नहीं है। मैं तो चीज़ों को एप्लीकेबिलिटी से समझना चाहता हूँ, और काश वही हैबिट आपका हो। अर्निंग्स पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर ए बाई बी कितना आया 3, इसका अर्निंग पर शेयर क्या है 30, 3 और 30, 3 और 30। नंबर डी, नेटवर्थ, और क्या नाम था नेटवर्थ का, और क्या क्या नाम था नेटवर्थ का, और 2 ठो नाम था। कोई स्टूडेंट पूछ रहा था नेटवर्थ को नेट एसेट्स बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, पर यूजुअली एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। नेटवर्थ का और क्या नाम मैंने लिखा था, प्लीज बताइएगा। यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, थैंक यू। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और एक नाम कौन सा था? नहीं, केवल शेयर होल्डर्स फंड जब बोलते हैं ना, तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है। वो अलग बात है कि सब में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स फंड बोले तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ही हुआ। बट अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग शेयर होल्डर्स फंड में सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स में केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस, और एक नाम था बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, फेस वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू है। तो वो था अपना, इसका 120 करोड़ और इसका था 3000 करोड़। 120 करोड़ और 3000 करोड़, 120 करोड़ 3000 करोड़। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, बुक वैल्यू पर शेयर, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं था, पर मेरा मकसद क्या चल रहा है आप समझ रहे हैं, कि जितना टर्मिनोलॉजी है, जितना लॉजिक है, वो एग्जाम्पल के थ्रू बताते जाऊं, जिससे फॉर्मूला की तरह बताना नहीं पड़े बाद में। बुक वैल्यू पर शेयर का ऑब्वियसली मतलब था नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसका आया था 12 और इसका आया था कितना, 3000 डिवाइडेड बाय 10, 300। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी, कैलकुलेट return on equity bracket ROE for each firm and comment। Calculate return on equity ROE for each firm and comment। ठीक है, अगर कोई इससे ROE को याद रखेगा तो जिंदगी में नहीं बोलेगा कि साहब तो भूल गए क्या पढ़ाए थे आप। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी नीचे, उसके ऊपर रिटर्न माने पैट, and comment answer
सो ROE का फॉर्मूला पैट एक्चुअली होता है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड द होल डिवाइडेड बाय नेट वर्थ द होल इनटू 100। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड द होल डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इनटू 100। ये जो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये जो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, profit available for equity shareholders bracket पाफिश। तो बहुत ही फालतू सा नाम है, फिर भी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा ना, अगर होता तो वो लेस करने के बाद जो बचा उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके, पाफिश। तो पाफिश डिवाइड बाय नेटवर्थ इनटू 100। फर्म ए ROE इक्वल टू क्या था, 30/120 इंटू 100 इक्वल टू 25%। फर्म बी ROE इक्वल टू क्या था, 300/3000 इंटू 100 इक्वल टू 10%, इक्वल टू 10%। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट एंड कमेंट था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में वो चाह रहा है कि आप कुछ बोलो भी उसके बारे में, तो कमेंट में लिख दो। कमेंट है फर्म बी is more profitable than firm A. Firm B is more profitable than firm A. तो जब अपने स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ROE देखते हैं कि ROE क्या है, ओके। जिस फर्म का ज़्यादा ROE है उसको प्रेफर करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट उसको बाई कर लेते हैं। बहुत सारी और चीज़ें देखी जाती है, बट ROE इज वन ऑफ देम, रिटर्न ऑन इक्विटी इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो फर्म बी इज मोर प्रॉफिटेबल देन फर्म ए, ये अपना कमेंट था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 उल्टा लिखा है आप, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, फर्म ए इज मोर प्रॉफिटेबल, सॉरी, फर्म ए इज मोर प्रॉफिटेबल, यस सॉरी, firm A is more profitable than firm B, sorry, firm A is more profitable than firm B, firm A is more profitable than firm B, okay, I'm sorry। example 2 आप लोग को सॉल्व करना है, example 2 आपको सॉल्व करना है। देखिए पैट इक्वल टू 500 करोड़, 12% प्रेफरेंस कैपिटल इक्वल टू 400 करोड़। शेयर होल्डर्स फंड, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड नहीं लिखा है, मैंने शेयर होल्डर्स फंड लिखा है। शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू 2200 करोड़। कैलकुलेट ROE निकालिए। हाँ, फर्म ए इज मोर प्रॉफिटेबल था, मैं भूल के गलती लिख दिया था, फर्म ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन बी। चलिए कैलकुलेट कीजिए, व्हाट इज द आंसर।
हाँ, मैंने पिछले सब में गलती लिख दिया था, फर्म ए इज प्रॉफिटेबल होगा देन फर्म बी। तो इसका आंसर निकालिए। तो इसका आंसर लोगों का आ रहा है, किसी किसी का आ रहा है 20.54, किसी किसी का आ रहा है 25.11। तो दो आंसर स्क्रीन पे है, एक है 20.54 और एक है 25.11। कुछ कुछ अजीब आंसर है, 27.77। तो तीन आंसर अभी तक है, 20.54, 25.11, 27। सबसे कॉमन आंसर है 25.11। तो लगता है वही वाला राइट होना चाहिए। सबसे कॉमन आंसर है 25.11, तो लगता है वही वाला राइट होना चाहिए। तो जिनका 20.54 आया चेक कर ले। मैं मेजॉरिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अपने को रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। इक्विटी माने इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न। तो जाहिर है आरओई का जो फॉर्मूला होगा, आरओई वो होगा पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड माइनस प्रेफरेंस कैपिटल। तो नीचे में अपने को केवल नेटवर्थ लेना है, जबकि शेयर होल्डर्स फंड में तो प्रेफरेंस का पैसा ही मिला हुआ है ना। मैंने बोला था इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड माने केवल इक्विटी का, पर शेयर होल्डर्स फंड मतलब उस पर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का मिला हुआ है। हम लोग को तो केवल इक्विटी कितना पैसा लगा रखा है उसके लिए कितना कमाए, इक्विटी कितना पैसा लगा रखा है उसके लिए कितना कमाए, ओके, इंटू 100 तो ऑब्वियसली है ही। तो शेयर होल्डर्स फंड टोटल दिया हुआ है 2200 करोड़, तो 2200 करोड़ दोनों लगा रखा है, और माइनस व्हाट, माइनस प्रेफरेंस कैपिटल क्या है 400 करोड़। 400 करोड़ तो उसमें से उसका है, ठीक है। तो 2200 माइनस 400, 1800 करोड़ इक्विटी लगा रखा है। और पैट क्या है, पैट अपना 500 करोड़ है। 500 करोड़ पर 500 करोड़ दोनों के लिए है, तो उसमें से लेस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड 12% ऑफ 400 करोड़। 12% ऑफ 400 करोड़ लेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली लॉजिक क्या है, नीचे में इक्विटी कितना पैसा लगा रखा है और ऊपर में इक्विटी के लिए क्या कमाए, ठीक है। इक्विटी कितना पैसा लगा रखा है और ऊपर में इक्विटी के लिए क्या कमाए। तो ऊपर में क्या आ रहा है, 12% ऑफ 400 इज 48, तो ये आ रहा है 452 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100। 452 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100 इक्वल टू कितना, 452 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100। 452 डिवाइड बाय 1800 द होल इंटू 100। यस प्लीज, 25.11% इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोगों ने कुछ कुछ सिली मिस्टेक कर दिया था। 25.11%, 25.11%, 25.11%, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं नोट, सोचने का तरीका, सोचने का तरीका, रिटर्न ऑन इक्विटी डैश इक्विटी फंड्स पे कितना कमाए, इक्विटी फंड्स पे कितना कमाए इक्वल टू नीचे में इक्विटी फंड्स ओनली, ऊपर में इक्विटी अर्निंग्स ओनली, ठीक है। इक्विटी फंड्स ओनली, प्रेफरेंस नहीं, और ऊपर में इक्विटी अर्निंग्स ओनली। तो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। होप आपने कॉपी कर लिया, ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, PAT
800 करोड़ ROE 20%, नेटवर्थ कितना निकालिए। पैट 800 करोड़, ROE 20%, नेटवर्थ कितना? ओके, एक स्टूडेंट पूछ रहा है एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है क्या? हाँ, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है। इट इज़ नॉट मल्टीपल चॉइस, तो एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, आंसर आ गया काफ़ी लोगों का, बहुत स्पीड से आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर आ रहा है काफ़ी लोगों का, बहुत स्पीड से आंसर आ रहा है। जाहिर है प्रेफरेंस कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो चला के कैसे सोचेंगे उसके बारे में। ओके, अगर प्रेफरेंस कैपिटल कुछ नहीं बोल रहा है आपको उसके बारे में मन में नहीं सोचना है। तो 4000 करोड़ आंसर है, करेक्ट है। इसका दो तरीका है, एक है सजा सजा के, और एक है इंटुइटिव। दो तरीका है, एक है सजा सजा के और एक है इंट्यूटिव। सजा सजा के करना है तो अपने क्या के ROE इक्वल टू पैट बाई नेटवर्थ इंटू 100। तो ROE क्या दिया था? 20। 20 इज इक्वल टू 800 बाई नेटवर्थ इंटू 100। सो नेटवर्थ इक्वल टू 800 इंटू 100 बाई 20 इक्वल टू वॉट? 4000 करोड़। आई डोंट लाइक दिस। ऑल्दो एग्जाम में बहुत जन इस तरह करके आते हैं, डेट्स ओके, फुल मार्क्स है। एग्जाम में ऐसे करके आते हैं बहुत जन, फुल मार्क्स है, देयर इज नो इशू। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। इंट्यूटिव क्या है? इंट्यूटिव ये है कि जो 800 करोड़ है वो 20% ऑफ नेटवर्थ है। जो 800 करोड़ है वो 20% ऑफ नेटवर्थ है। ओके, 800 करोड़ इज 20% ऑफ नेटवर्थ, of net worth. Therefore net worth equal to 800 by 0.2 equal to 4000 करोड़। ओके, 800 करोड़ जो है वही तो 20% है किसका? नेटवर्थ का। तो जाहिर 800 करोड़ पता है वो 20% है, तो 800 है 0.2, 4000 करोड़। कोई किसी को बोल रहा नहीं कैसे करना, बट जैसा आपका मन। ओके, कम से कम सोचने के स्टाइल में तो इंट्यूशन जरूर रखो। सोचने के स्टाइल में इंट्यूशन जरूर रखो। सर क्या हम लोग इंट्यूटिव वे से एग्जाम में करके आ सकते हैं क्या? हाँ, करके आ सकते हैं। ओके, हाँ आप करके आ सकते हैं। दोनों तरीके से एग्जाम में अलाउड है। ठीक है, दोनों तरीके से एग्जाम में अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। Consider the capital structure of a firm जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसका मतलब क्या होता है? मैं नोट में लिख रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड काफी बार काम आएगा। रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। एक जन पूछ रहा है क्या एक्रोनिम्स अलाउड है? यस, ROE अलाउड है, रिटर्न ऑन इक्विटी लिखने का दरकार नहीं है। ठीक है,
ऑफ कोर्स वाई ओ यू को यू लिख रहे हैं अपने, वो सब मैसेज का लैंग्वेज वो अलाउड नहीं है, पर जो इस्टेब्लिश टर्म्स है वो अलाउड है। सब पता क्या चलेगा, इस्टेब्लिश टर्म्स है, करते करते पता चल जाएगा हाँ ये पॉपुलर टर्म्स है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसका ब्रेकअप क्या है, कंपोजिशन माने ब्रेकअप क्या है, ब्रेकअप, ठीक है। खैर क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म, तो कैपिटल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹120, हेडिंग चल रहा रुपीज इन करोड़, एड रिजर्व्स एंड सरप्लस 380 करोड़, तो ये आ गया नेट वर्थ 500 करोड़। लॉन्ग टर्म डेट 1500 करोड़, तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 2000 करोड़, कैपिटल एम्प्लॉयड 2000 करोड़, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पूरा पैसा जो लॉन्ग टर्म फंड्स ने लगाया, डेट ने प्लस इक्विटी ने। अगर प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस का भी लेते, वो भी तो लॉन्ग टर्म है ना। करंट लायबिलिटी नहीं लेते, मैंने क्रेडिटर्स नहीं लेते, बिल्स पेबल नहीं लेते, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते। जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उनको बोलते हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म फंड्स को। कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल यानी किस तरह से वोकैबुलरी बढ़ा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं वोकैबुलरी बढ़ाते जा रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म फंड्स कंपनी में लगा हुआ है, ओके, 2000 करोड़ लगा हुआ है, 2000 करोड़ लगा हुआ है लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। फिर टेबल के बाद फर्म रिपोर्टेड EBIT ऑफ, फर्म रिपोर्टेड EBIT ऑफ 300 करोड़। EBIT का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBIT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBIT? एकदम बच्चा वाला चीज पूछ रहा हूं। EBIT पैट का फुल फॉर्म था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट या अर्निंग्स बोलते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो EBIT का फुल फॉर्म क्या है? EBIT का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करेक्ट। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो 300 करोड़ है। और ये 300 करोड़ केवल इक्विटी के लिए या इक्विटी डेट दोनों के लिए? ये 300 करोड़ केवल इक्विटी के लिए या इक्विटी और डेट दोनों के लिए? ये 300 करोड़ केवल इक्विटी के लिए या इक्विटी और डेट दोनों के लिए? ये 300 करोड़ किसको बिलोंग करता है? इक्विटी को या इक्विटी और डेट दोनों को? ये 300 करोड़ किसको मिलेगा? केवल इक्विटी को या इक्विटी और डेट दोनों को? ध्यान रहे अभी ब्याज देना बाकी है। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो गलत लिख रहे हो। जिन्होंने बोला दोनों को मिलेगा, बहुत गलत लिखा। हाँ मैंने सही लिखा उन्होंने, सॉरी। EBIT जो है दोनों के लिए है, बिकॉज ये तो बिफोर इंटरेस्ट है, इसी में से इंटरेस्ट होगा और यही वाला मिलेगा शेयर होल्डर्स को। ऑफकोर्स टैक्सेशन का लोचा है, मान रहा हूँ, बट टैक्सेशन को इग्नोर करें तो बेसिकली इसी अमाउंट से इंटरेस्ट जाएगा और इसी अमाउंट से जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये दोनों के लिए है। ये क्या है? दोनों के लिए। फर्म रिपोर्टेड EBIT ऑफ 300 करोड़, जिसको फुल फॉर्म लिखना है फुल फॉर्म लिख ले। EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फुल स्टॉप। कैलकुलेट ROCE, क्या फुल फॉर्म है इसका? कैलकुलेट ROCE, कैलकुलेट ROCE, व्हाट इज द फुल फॉर्म? कैलकुलेट ROCE, यस प्लीज, व्हाट इज द फुल फॉर्म? कैलकुलेट ROCE, व्हाट इज द फुल फॉर्म?
कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? कैलकुलेट आर, और मैंने तो खुद ही बोल दिया, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी इस बार किस पे? कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न। लास्ट टाइम किस पे निकाले थे? इक्विटी पे रिटर्न। जब इक्विटी पे निकालते हैं तो नीचे इक्विटी फंड्स लेते हैं और ऊपर इक्विटी फंड्स के लिए जो कमाई है। जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो नीचे क्या लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऊपर क्या होगा? उसका जो कमाई है, तो उसका जो कमाई है वो क्या है? ईबीआईटी। कैपिटल एम्प्लॉयड तो डेट और इक्विटी दोनों का है ना, तो ऊपर में जो अर्निंग्स है वो तो डेट और इक्विटी दोनों का आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन आप लोग का तो आ भी गया होगा आंसर। ROCE एकदम वही तरह सोचना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नीचे में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ही नीचे में आ गया और ऊपर में आएगा इनके लिए रिटर्न। इनके लिए रिटर्न क्या है? ईबीआईटी। ओके, इंटरेस्ट देने के पहले ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो ईबीआईटी क्या था? 300 करोड़, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ पूरा लगा के उस पर 300 करोड़ कमाए। 2000 करोड़ पे 300 करोड़ कमाए। कितना कमाए? 15%। 15% अर्न किए। ठीक है, 15% अर्न किए। 15% ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? ये 15% जो है, ये आप लोग लिखिएगा मत, ये बिफोर टैक्स है या ये आफ्टर टैक्स है? ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? व्हाट इज इट? 15% इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? ऑब्वियसली बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिए हैं। तो बिफोर इंटरेस्ट क्यों लिए? समझ में आता है, क्योंकि सर अपने को डेट होल्डर्स को भी तो इस पे से पैसा देना है, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड 2000 करोड़ तो दोनों का है, तो दोनों का मिला के अर्निंग्स 300। ठीक है, इसमें से अब डेट को इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, पर टैक्सेशन भी तो जाएगा, वो हम लोग लेस नहीं किए, तो ये 15% बिफोर टैक्स है। 15% जो है बिफोर टैक्स है। अब क्या बोल रहे? रीवा गुप्ता बोल रही है, हाउ टू डिसाइड वेदर इट्स अ परसेंटेज और अ सिंपल नंबर? कॉमन सेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन सेंस, और वो कॉमन सेंस से डिसाइड होता है। ठीक है, और वो कॉमन सेंस धीरे धीरे आपको भी आने लग जाएगा। कोई भी रिटर्न निकाल रहा है, रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होगा, तो आपको लर्न करना है। तो आप लिख लीजिए हिंदी में, रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है। रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है, ये आप हिंदी में लिख लीजिए। जिनको ऐसा लगा कि पता कैसे चलेगा कि ये इंटू 100 है कि नहीं है, रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है। ठीक है ना? सही, आफ्टर टैक्स भी निकलता है क्या? हाँ ये निकलता है, अभी उस झमेले में नहीं जाएंगे। तो ये 15% बिफोर टैक्स है। ये 15% क्या है? बिफोर टैक्स। 15% इज बिफोर टैक्स। नोट, later we will discuss alternate formula for ROCE in post tax terms। यानी हम लोग बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक फॉर्मूला देखेंगे, पर वो आफ्टर टैक्स टर्म्स में। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फिर से फॉर्मूला देखेंगे, पर वो आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला होगा। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन पोस्ट टैक्स टर्म्स, इन पोस्ट टैक्स टर्म्स, इन पोस्ट टैक्स टर्म्स। पोस्ट टैक्स माने आफ्टर टैक्स। मैंने जवाब दे दिया रेवा गुप्ता, आपका सेकेंड टाइम क्वेश्चन आया है, आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड टू इट। ठीक है, कि रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है। तो सब बाकी चीज़ कैसे पता चलेगा? चैप्टर करके पता चलेगा। चैप्टर तो पढ़ाना भी नहीं स्टार्ट किया, वो क्या था? मुन्ना माइकल का डायलॉग। ओके, अभी तो मैंने शुरू किया है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो पोस्ट टैक्स टर्म्स में भी निकलता है, वो आगे करेंगे अपने। कितना बच गया? थोड़ा सा एग्जॉशन लग रहा है। 12:58 हुआ है, 12:58। ओके, 12:58। आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ और उसके बाद जाके आप लोग जा सकते हैं। सुनिएगा प्लीज़, होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है सुन लीजिए। आप लोग को
ZERODHA, ज़ेरोधा स्क्रीनर में जाना है। ज़ेरोधा स्क्रीनर, ओके, ज़ेरोधा स्क्रीनर एक मिल जाएगा अगर गूगल करेंगे तो। ज़ेरोधा स्क्रीनर में जाना है और उस ज़ेरोधा स्क्रीनर में जाके आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का RIL का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका ट्रेंड चेक करना है। तो ज़ेरोधा एक ब्रोकरेज हाउस है, डिस्काउंट ब्रोकर है, उसका स्क्रीनर मुफ्त का ऐप है, मुफ्त का ऐप, ठीक है, उस पर जाना है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, RIL इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियाज कंपनी विद द लार्जेस्ट मार्केट कैप। मुकेश का बात कर रहा हूँ, अनिल का बात नहीं कर रहा हूँ। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको उसका ट्रेंड चेक करना है, ठीक है सर। कैसे चेक करेंगे? वही तो बात है कि आप जब जाएंगे स्क्रीनर, तो आपका जो मेहनत है, स्क्रीनर में गए, देखे उसको, फिर वहाँ पे देखे कैसे ऑपरेट होता है, फिर उसमें जाके आपने रिलायंस चुने, रिलायंस चुन के उसका ROE चेक किए, उसका ROC चेक किए, ये आपको करना है, ओके। हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट का काम है, पर उससे एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। जो आप कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते, उसके तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनर पे जाके आपको चेक करना है, RIL का ROE एंड ROCE, ये दोनों आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर वर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास विच इज़ ऑन थर्सडे को। और अब अपने जैसे क्या होगा, ट्यूसडे थर्सडे क्लास करूँगा, अभी सैटरडे नहीं करूँगा, 2 दिन चलाऊँगा। पर इन क्लासेस के बीच में कई सारा चीज़ और शेयर करूंगा, जिससे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और रिटेंशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ किया नहीं था, आज हमने किया ही क्या, ROE किया, ROCE किया, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बोलने का स्कोप नहीं था। यूजुअली मेरा एक प्रैक्टिकल टिल्ट रहेगा कि प्रैक्टिकल जिसको जानना है, जैसे इसका मन नहीं है ऐसा, हमको कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ से, हम तो केवल एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई तुम स्क्रीनर पे मत जाना, गलती हो गया हमारा, तुम स्क्रीनर पे मत जाना। पर जिसको ये है कि एग्जाम को रियल लाइफ से रिलेट करना है, वो स्क्रीनर पे जा सकता है, 10 चीज़ और जाने का बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज वॉट इज सेड। साक्षी मेहता ने लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट वुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम 300 करोड़। कौन सा 300 करोड़? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट वुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम 300 करोड़। नो, इट विल नॉट बी डिडक्टेड। साक्षी गुप्ता एकदम गलत बोल रहे हैं। 300 करोड़ में से अगर इंटरेस्ट लेस करेंगे, 300 में से इंटरेस्ट, तब तो प्रॉफिट किसके लिए बचा? शेयर होल्डर्स के लिए। तो हम लोग नीचे में जो पैसा ले रहे हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं, यानी डेट और इक्विटी दोनों का पैसा, और ऊपर में जो प्रॉफिट लेंगे वो शेयर होल्डर्स का। वो तो गलत है ना, इनकंसिस्टेंट है। अगर आपको ऊपर में इंटरेस्ट लेस करना है तो नीचे में केवल इक्विटी लीजिए, जो हम लोग ले रहे थे वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों लेस किया हुआ ROE निकालते समय, ठीक है। ROE निकालते समय केवल इक्विटी का अर्निंग्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करते समय इक्विटी और डेट दोनों का अर्निंग्स, तो डेट का खर्चा कैसे लेस कर सकते हैं, ठीक है। सोचिएगा इसके बारे में। सारा कहानी खत्म हो गया। आप पूछ रहे हो व्हाई टैक्स इज नॉट डिडक्टेड इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैंने क्या लिखा तरुण? नोट, लेटर वी विल डिस्कस ऑल्टरनेट फॉर्मूला ऑफ ROCE, कि ROCE 2 तरह से निकलता है, एक प्री टैक्स, एक पोस्ट टैक्स। अभी हमने प्री टैक्स ही किया है, पोस्ट टैक्स नहीं किया है। आप अपने तरफ से चैप्टर पढ़ सकते हो, आगे पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। इट्स ऑलवेज गुड कि आप और आगे जाके पढ़ रहे हो, पर मैं अपने पेज से ही करा पाऊंगा, बिकॉज 1-to-1 जो ट्यूशन होता था ना, गद्दे बैठ के मास्टर जी वाला, जहाँ पे ऐसे सामने सामने बैठे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट का कैलिबर देख के मुंह जवाने ही एक क्लास पे पूरा चैप्टर कराया जा सकता है, छुए बिना पेन पेंसिल, ऐसे ही वर्बली, ठीक है, 2 घंटे में। बट जहाँ पे सामूहिक फॉर्म से ट्यूशन चल रहा है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, वहाँ पे उसी तरीके से चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ, लोग अपना पर्सनल कैलिबर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं प्रैक्टिकल चीज़ देखते हुए, रेशियो क्या होता है क्या नहीं होता है, यूट्यूब में क्या लिखा हुआ है। यूट्यूब में किसी और का वीडियो नहीं, CA के टीचर का, पर यूट्यूब में जनरली फॉरेन ऑथर्स ने क्या लिखा है क्या नहीं, आप देखिए, बहुत नॉलेज है पाने को, अनलिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है पाने को, ठीक है। तो यू कैन डू दैट, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। और एक एडवाइस है आप लोग से, जो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, अभी भी उनके पास टाइम है, वो चाहे तो CFA फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हैं 1.5 मंथ्स में। माने जब तक रिजल्ट निकलेगा आपका CFA फाउंडेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। मुफ्त का कोर्स है, कोई खर्चा नहीं है। CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, CFA फाउंडेशन, ठीक है। कैसे रजिस्टर करते हैं वो भी वहाँ समझ में आ जाएगा, वरना SSCI यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो मैंने 1 महीने पहले डाला था, CFA इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम।
ओके, तो कोई पैसा नहीं है, मुफ्त का कोर्स है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो 1 महीना मिनिमम पीरियड होता है, 1.5 महीना 2 महीना प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको मन करे तो। अगर आपका ऐसा है ना कि यार मेरे को एकदम माने आई एम बॉयंट विथ नॉलेज, मेरे को और नॉलेज चाहिए और मेरे को कुछ करना है, एकदम टाइम बीत रहा नहीं है वगैरह, मेरे को पढ़ाई से ही प्रेम है, तो उस केस पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चिल कर रहे हैं, मोटा मोटी कर रहे हैं, लाइफ को रिलैक्स कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो आपने चालू किया एफएम का क्लासेस हो सकता है कॉस्ट किया हो या जो भी किया हो, तो वो सब भी सफिशिएंट है। पर ज़ेरोधा स्क्रीनर जरूर देखिएगा, मज़ा आएगा। ज़ेरोधा स्क्रीनर जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, यू लाइक इट, ठीक है ना। ओके, आज वन ही क्लास है ना, तो एक ही तो क्लास होती है। एफएम ईएफएफ की तो एक ही क्लास होगी, 2 क्लास तो होगी नहीं, 11 से 1, ठीक है। 2 क्लास होगी तो नहीं, 11 से 1 एक ही तो क्लास होगी। 2 क्लास कब बोला होगी कि एफएम पहले होगा 2 घंटा फिर इको होगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं। यह स्क्रीनर ऐप है, स्क्रीनर ऐप है, स्क्रीनर ऐप है, करेक्ट है। चलिए बाय बाय, तो मिलते हैं आपसे थर्सडे को, विल सी यू थर्सडे, ठीक है, बाय।